गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। गुरु जी शुक्राना आपका, आप आज मौका दे रहे हैं मेरा सत्संग मैं सबको बता पाऊं। सत्संग तो गुरु जी का है। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ मार्च 1998 में। मेरा भाई सुमित जेठरा, उसका सत्संग तो सबने सुना ही है मेरे ख्याल से मेरे पापा से। उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसके वजह से हम गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी अपनी संगत को अपने पास बुलाते हैं, बहाना उसका जो भी बनाए। तो उसका बहाना बना था कि मेरे भाई को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो मार्च 1998 में हम गुरुजी के पास पहुंचे। और वो दिन है और आज का दिन है कि कभी उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस रीजन से हम गए थे वो रीजन तो बहुत खराब था, लेकिन गुरुजी ने उस दुख को, उन आंसुओं को ऐसी खुशी में बदल दिया कि कभी उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि तुम भी नहीं जानते कि कितने जन्मों से तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो। वो बिल्कुल सच था। हम जब गुरुजी के पास पहुंचे, उनकी कृपा हमारे ऊपर उससे पहले ही शुरू हो गई थी, जो मैंने बहुत टाइम बाद रियलाइज किया। जनवरी 1997 में मुझे, मेरी बेटी को निमोनिया हुआ था। वो सिर्फ 16 दिन की थी और वो आईसीयू में एडमिटेड थी। एंड एक रात सुबह 3 बजे, 3:30 बजे रात को या सुबह को, जो भी उसको बोलेंगे, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। एंड अगर गुरुजी की कृपा नहीं होती तो 16 दिन का बच्चा इतनी बड़ी चीज नहीं झेल पाता, वो नहीं बचती। तो गुरुजी की कृपा तब से ही हमारे ऊपर शुरू हो गई थी। फिर हमने जब गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया, मेरे भाई का कैंसर ठीक हुआ, उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। गुरुजी की बहुत कृपा है कि हम उनके पास भी जाते रहे। नहीं तो बहुत बार देखा है कि गुरुजी की अगर मर्जी ना हो तो कोई एक ब्लेसिंग मिल जाए बड़ी, कोई एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो वापस गुरुजी के पास नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे ऊपर गुरुजी की कृपा थी, हम जाते रहे गुरुजी के पास। एम्पायर स्टेट में एक बार गुरुजी बैठे हुए थे और मैंने उनके आगे माथा टेका उनके चरणों में। और जब मैं मुड़ के गई तो गुरुजी ने पीछे से बोला, इसनु मुंडा देना है। ये गुरुजी की कृपा वही जानते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझे दी, बिन मांगे, बिना कुछ सोचे। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचा था, तो उन्होंने कहा इसनु मुंडा देना है। और गुरुजी के कहे गए वचन ऐसे हो नहीं सकता कि सच ना हो। उनके इस वचन के 2 साल बाद मुझे बेटा हुआ। बेटा जब हुआ, उस ही वॉज परफेक्टली फाइन, ही वॉज हेल्दी। गुरुजी की दी हुई, गुरुजी की ब्लेस्ड हुई सोल थी। पर कुछ मेरे ऐसे कर्म रहे होंगे कि वो 14 महीने नहीं सोया, न दिन में न रात में। मेरी मम्मी खुद एक डॉक्टर हैं, हमें समझ नहीं आता था कि क्या है। उसको कोई ऐसे प्रॉब्लम भी नहीं थी। वो अगर गोदी में होता तो सोता, अगर जैसे ही उसको गोद से नीचे उतारते, बिस्तर पर लिटाते, वो फिर उठ जाता। डॉक्टर्स को दिखाया, सबको दिखाया, कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ आ रहा था। ये आज हमें बात समझ आती है कि कुछ कर्मों का लेखा जोखा भी होता है। कुछ हमारे कर्म होते हैं ऐसे, कुछ कष्ट होते हैं ऐसे जो गुरुजी कटवाते हैं। 14 महीने कोई बच्चा ना सोए, लेकिन गुरुजी की कृपा, न उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई, न मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई। वो 14 महीने बड़ी मुश्किल से निकले, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से निकल गए। वो टाइम निकल गया एंड सडनली वन फाइन डे वो अपने आप सोने लग गया, रात को अपने आप आराम से सोता। लाइफ आगे बढ़ती गई। मेरे अंकल जो हैं वो भी तब गुरुजी के यहाँ जाते थे, हालांकि वो इतना मानते नहीं थे गुरुजी में, लेकिन वो गुरुजी के यहाँ जाते थे। एक बार गुरुजी ने उनको हमें उनके लिए ओम लेके आने को बोला। वेट भी उन्होंने हमें बताया कि इतने ग्राम का सोने का ओम बनवा के लाना है। वो हम गुरुजी के पास लेके गए। गुरुजी ने वो ब्लेस करके मेरे अंकल को दिया एंड मेरे अंकल ने पहना। उस उसमें क्या ब्लेसिंग्स छुपी थी हमें नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि उसके बाद से लाइफ इतनी अच्छी होती गई। मेरे अंकल ने जॉब चेंज की उसके बाद। सॉरी, मैं थोड़ा इससे पहले का बताती हूँ। ये जॉब से पहले मेरे अंकल जो हैं वो सी फूड का एक बिजनेस करते थे। बॉम्बे की एक कंपनी से सी फूड आता था एंड यहाँ पे मेरे अंकल वो रेस्टोरेंट्स में प्रोवाइड करते थे, होलसेल बिजनेस करते थे। एक दिन गुरुजी ने मेरे पापा से पूछा कि तुम्हारा दामाद क्या काम करता है।
तो मेरे पापा ने बताया कि ऐसे वो सी फूड का बिजनेस करते हैं। तो गुरुजी ने बोला ये माड़ा काम है, उसको बोल छोड़ दे। अब किसी को बोलना कि जो उनका बिजनेस है, जो चल रहा है, जिससे घर चलता है, वो किसी को बोलना कि छोड़ दे। मेरे अंकल जाते थे गुरुजी के पास, पर इतना नहीं मानते थे। तो मेरे पापा ने गुरुजी को तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ जी गुरुजी कर दिया। लेकिन उन्होंने मेरे अंकल को भी कुछ बोला नहीं कि ऐसे बिजनेस छोड़ दो, मे बी क्योंकि उनको पता था कि मेरे अंकल नहीं मानेंगे। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा रही हमारे ऊपर। गुरुजी तो सब कुछ जानते ही हैं, उनको शायद पता था कि मेरे अंकल नहीं मानेंगे, इसलिए वो जो बिजनेस है, जिस कंपनी से, बॉम्बे की जिस कंपनी से वो बिजनेस कर रहे थे, जिससे सी फूड आता था, वो कंपनी ही बंद हो गई। तो गुरुजी ने जो वचन बोले थे कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, वो अपने आप उन्होंने पूरे भी कर दिए। वो काम हमारे लिए शायद इतना बुरा होता इन द लॉन्ग रन, जो भी है वो गुरुजी जाने, दीवार के उस पार जो होता है वो तो गुरुजी जानते हैं। हमारी देखने की वो औकात नहीं होती कि हम देख सके कि दीवार के पीछे क्या है। तो वो बिजनेस ही गुरुजी ने बंद करवा दिया। एंड उसके बाद गुरुजी की ही कृपा से मेरे अंकल को जॉब मिली। वो जॉब करते रहे कुछ साल तक। फिर गुरुजी ने उनको मिडिल ईस्ट भेजा। मेरे अंकल वहां मिडिल ईस्ट गए। साल 1.5 साल बाद मैं और बच्चे भी वहां पर गए। 4 साल हम वहां पे रहे एंड बहुत अच्छा टाइम निकला। गुरुजी जहां भेजते हैं वो ऐसे हमारे फेवर में सब कुछ कर लेते हैं कि आगे सब अच्छा ही होना होता है। हमें सिर्फ उनका कहा मानना होता है, उनके वचनों पे चलना होता है, और बाकी आगे पीछे तो सब गुरुजी संभाल ही लेते हैं। जब मिडिल ईस्ट में हम रह रहे थे 2011 में, पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ था, भारी रिसेशन चल रही थी, लोगों की जॉब्स जा रही थी। एंड उस टाइम पे जो मेरे बच्चे हैं वो भी बड़े हो चुके थे थोड़े। बेटी मेरी 14-15 साल की थी, 14 साल की थी, बेटा 10 साल का हो गया था। एंड हमारा मन था कि हम वापस इंडिया आके सेटल हों। अपने आप गुरुजी ने ऐसे किया कि मेरे अंकल को इंडिया में जॉब मिल गई। हम वापस इंडिया आए, बच्चों का एडमिशन भी यहाँ पर हो गया। हम गुड़गांव में हमारा घर था, हम वापस वहां पे आए। लेकिन मेरे अंकल की जॉब लगी थी बैंगलोर में। तो मेरे अंकल बैंगलोर गए एंड मिड सेशन था, हम लोग मई में इंडिया वापस आए थे। तो बच्चों का हमने यहाँ पे गुड़गांव में एडमिशन कराया। तब तक मेरे हस्बैंड को जॉब के बात चल रही थी, इंटरव्यू के राउंड्स चल रहे थे, लेकिन अभी ऑफर लेटर हाथ में मिला नहीं था। तो हमें समझ नहीं आ रहा था हम बैंगलोर जाएं, जब तक ऑफर लेटर कुछ कंक्रीट हाथ में ना मिले, कुछ रिटर्न हाथ में ना मिले, तो ऐसे कहीं पे जाना भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो हमारा अपना घर तब गुड़गांव में था। तो मैं और मेरे बच्चे वहां पे रह रहे थे एंड मेरे अंकल को जब तक ऑफर लेटर वगैरह मिली, सब कुछ फाइनल हुआ, इन रिटन हुआ, तब तक अगस्त हो चुका था। तो बच्चों की यहीं पे गुड़गांव में एडमिशन हो गई थी और मैं और बच्चे यहाँ पे गुड़गांव में रह रहे थे और मेरे अंकल बैंगलोर चले गए। जब वो एकेडमिक ईयर खत्म हुआ, अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होता है, तब मैं और बच्चे शिफ्ट हुए, हम बैंगलोर शिफ्ट हुए। फिर नए सिरे से हमने वहां पर बच्चों का एडमिशन करवाया और वहां पर हम शिफ्ट होके गए। मेरी बेटी तब 9th स्टैंडर्ड में थी। इतने हाई क्लास में बार बार हर साल शिफ्ट होना, बच्चों का एडमिशन, घर शिफ्ट करना, सब कुछ करना आसान चीज नहीं है। लेकिन गुरुजी की कृपा से सब कुछ आराम से होता गया। जैसे जैसे हमें लगता कि हमें करना है, जो काम करना है, चाहे बच्चों की एडमिशन, चाहे शिफ्टिंग, वो अपने आप काम होते गए। हम सिर्फ पर्दे के सामने हम कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे जो स्ट्रिंग्स हैं वो गुरुजी खींच रहे थे और सब कुछ स्मूथली, सीमलेसली हो रहा था। हम बैंगलोर शिफ्ट कर गए, 1.5 साल वहां पे रहे। अगेन कुछ ऐसा चक्कर चला, दोबारा कुछ ऐसा, उस टाइम पे भी रिसेशन चल रहा था एंड ऐसा कुछ हुआ कि दोबारा मेरे अंकल की जॉब चेंज हुई एंड ही शिफ्टेड बैक टू गुड़गांव। तो 9th 10th 11th, जब मेरी बेटी 9th में थी, 10th में थी, 11th में थी, 3 साल हम कॉन्स्टेंटली मूव करते रहे, शिफ्ट करते रहे। गुड़गांव, फिर बैंगलोर, फिर वापस गुड़गांव। थोड़ा बहुत मेरी बेटी कंप्लेन भी करती कि उसकी इतनी हायर क्लास है, उसकी स्टडीज का नुकसान हो रहा है। हर स्कूल का थोड़ा सा सिलेबस तो अलग होता ही है, उसका इतना सिलेबस मिस हो रहा था। जो प्रेजेंट सिलेबस चल रहा था वो उससे कोप अप करे कि जो वो 4-5 महीनों का मिस कर चुकी थी उससे कोप अप करे, वो ये कंप्लेन करती।
लेकिन हम सिर्फ गुरुजी का नाम लेके, उनके नाम के भरोसे हम ये सब करते गए। जब वापस हम गुड़गांव शिफ्ट हुए, तीसरी बार जब हमारी शिफ्टिंग हुई, मेरी बेटी तब 11th में पहुंच चुकी थी एंड उसने इंजीनियरिंग करने का सोचा था, उसका वो मन था। तो उसने 11th में बैंगलोर में साइंस ली थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रही थी वो, एंड साथ में उसने इंजीनियरिंग की कोचिंग शुरू की थी। लेकिन सितंबर में मिड सेशन में हमें वापस गुड़गांव शिफ्ट होना पड़ा एंड तब तक वो थोड़ा सा परेशान हो चुकी थी कि इतना वो कोप अप नहीं कर पाएगी। वो अपने स्कूल का मिस सिलेबस देखे कि इंजीनियरिंग का देखे, वो कोचिंग देखे, क्या क्या करे। तो उसने थोड़ा बहुत पता किया, उसने कहा कि अब वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती एंड आर्किटेक्चर करना चाहती है। आर्किटेक्चर करने के लिए पहले एक रूल होता था सीबीएसई का कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाज कंपलसरी, तीनों सब्जेक्ट उसको जरूरी थे लेने। लेकिन उसी साल ये रूल चेंज हुआ था, जो मुझे लगता है गुरुजी ने उसके लिए स्पेशली करवाया। फिजिक्स केमिस्ट्री वाज नो लॉन्गर कंपलसरी, सिर्फ मैथ्स कंपलसरी था। तो उसने सोचा कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ देगी, मैथ्स करेगी, कि उसको एटलीस्ट थोड़ा सा साइंस सब्जेक्ट्स का स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाए। एंड उसने अपनी स्ट्रीम चेंज करने की सोची, ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स ले, थोड़ा सा उसका पढ़ाई का प्रेशर कम हो एंड आर्किटेक्चर करे। मैंने अपने अंकल से बात की, मेरे अंकल ये नहीं चाहते थे कि वो साइंस अपनी स्ट्रीम चेंज करे, साइंस छोड़ के ह्यूमैनिटीज कर ले। लेकिन हमारे लिए जब कुछ अच्छा होता है तो गुरुजी अपने आप ऐसे स्ट्रिंग्स खींचते हैं कि एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। मेरे अंकल बहुत आराम से मान गए। मैं जब अपनी बेटी के स्कूल गई प्रिंसिपल से बात करने कि मुझे उसकी स्ट्रीम चेंज करानी है, तो प्रिंसिपल से डायरेक्टली नहीं मिलने, जिस दिन सॉरी मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, जिस दिन मेरे अंकल मान गए ये बात कि मेरी बेटी चेंज कर ले स्ट्रीम, उसी रात को गुरुजी से हमने पूछा भी नहीं था, लेकिन गुरुजी का मैसेज आ गया। गुरुजी ने मेरी बेटी की स्ट्रीम चेंज करना ब्लेस कर दिया था, वो हमारा डिसीजन, एंड हमें मैसेज मिल गया कि वो स्ट्रीम चेंज कर सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपनी बेटी के स्कूल गई प्रिंसिपल से मिलने, इस बारे में बात करने। तो डायरेक्टली नहीं मिलने देते हैं प्रिंसिपल से, पहले मैं सेक्रेटरी के पास गई प्रिंसिपल की। तो उसने जब मुझसे रीजन पूछा, मेरी एप्लीकेशन देखी कि मैं किस रीजन से आई हूँ मिलने, तो उसने एप्लीकेशन पढ़ के मुंह बनाया कि इतनी लेट तो पॉसिबल नहीं है स्ट्रीम चेंज करना, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आप आए ही हो तो प्रिंसिपल से मिल लो। मुझे ना कुछ डर था ना कुछ टेंशन था, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ चुका था कि उसकी स्ट्रीम चेंज होनी है, ये उसके लिए ठीक है। तो मैं बिना किसी टेंशन के मैं प्रिंसिपल से जाके मिली एंड वो बहुत आराम से मान गई। एंड मेरी बेटी की 11th में उसने साइंस ली थी, 12th में उसकी स्ट्रीम चेंज हुई ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स। उसका पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री अब नहीं था, एंड उसने साथ में ही आर्किटेक्चर की कोचिंग भी ज्वाइन की। एंड पूरा उसका वो साल खत्म हुआ, 12th खत्म हुआ एंड बोर्ड हुए, उसने साथ में आर्किटेक्चर के एग्जाम्स दिए। एंड गुरुजी का जो ब्लेस की हुई चीज थी वो तो होनी थी, शी गॉट एडमिशन इनटू आर्किटेक्चर एंड उसने आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू की। अगेन जब हम उसकी एडमिशन कराने गए आर्किटेक्चर में, तो वो अपने खाली टाइम में एज अ हॉबी, एज अ पास टाइम, वो काफी ड्राइंग्स वगैरह बनाती रहती थी, डूडलिंग करती थी, काफी सारे स्केचेस बनाती थी। तो उसके बेसिस पे जब हम उसकी एडमिशन कराने गए, तो उस जिस कॉलेज में उसकी एडमिशन के लिए हम गए हुए थे, वहाँ का जो डीन था, ही वाज अ वेरी रिनाउंड प्रोफेसर फ्रॉम लंदन। जब इंटरव्यू हो रहा था मेरी बेटी का, तो उसकी नजर इस फाइल पे पड़ गई जो मेरी बेटी साथ लेके आई थी, एंड उसने उसकी ड्राइंग्स एंड स्केचेस देखी, सब कुछ देखा, एंड वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ उससे, कि उसकी ड्राइंग्स वगैरह से, कि उसने आके मेरे से बाहर बात की। एंड हम मेरी बेटी का एडमिशन के जो हमने फॉर्म्स भरे थे वो आर्किटेक्चर के थे। आर्किटेक्चर की दो स्ट्रीम्स होती हैं, एक्सटीरियर आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर आर्किटेक्चर। तो एक्सटीरियर आर्किटेक्चर में होता है बिल्डिंग्स वगैरह डिजाइन करना, बाहर का सारा स्ट्रक्चर डिजाइन करना, एंड इंटीरियर का आर्किटेक्चर का जो काम होता है, इट इज मोर ऑन द क्रिएटिव साइड, डिजाइनिंग साइड।
तो वो इसकी ड्राइंग वगैरह देख के इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने बाहर आके मेरे से बात की एंड उसने कहा कि आप प्लीज इसको एक्सटीरियर आर्किटेक्चर में नहीं, इसको इंटीरियर आर्किटेक्चर में डालिए, क्योंकि ये क्रिएटिविटी इसकी इतनी ज्यादा अच्छी है। शी इज अ बेस्ट चाइल्ड एंड आई फील इसको उस लाइन में जाना चाहिए जहाँ पे इसकी क्रिएटिविटी और ज्यादा निखर के आ सके। मैंने उसी टाइम अपने अंकल को फोन किया और उनसे पूछा, तो उन्होंने भी बोला, कहते ठीक है, अगर जैसे अगर वो प्रोफेसर इतना बोल रहा है कि इसको इंटीरियर आर्किटेक्चर लेना चाहिए तो इट्स ओके। लेकिन हमने उस फील्ड के उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के हमने कोई कॉलेज के फॉर्म्स नहीं भरे थे। तो मैंने यही बात प्रोफेसर को बताई। वो कहता कोई बात नहीं, आप हमारे कॉलेज का ही कंप्यूटर यूज कीजिए, यहाँ पे बैठिए, फॉर्म अभी भरिए एंड इसकी एडमिशन आप इंटीरियर आर्किटेक्चर में कराइए ऑन माई गारंटी। एंड अगर इसको नहीं पसंद आती है ये स्ट्रीम बाद में, तो मैं इसको एक्सटीरियर आर्किटेक्चर में डाल दूंगा, इसकी स्ट्रीम चेंज कर दूंगा। तो जिनको भी इंडिया के कॉलेज सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम का पता है, हाल इतना बुरा है, बच्चों हर साल इतने ज्यादा बच्चे पास आउट होते हैं एंड नंबर ऑफ सीट्स इतनी कम होती हैं। किसी स्ट्रीम में एडमिशन होना जिसका फॉर्म ही ना भरा हो, कॉलेज वाले, कॉलेज का डीन खुद बोल रहा है कि आप हमारे कॉलेज में ही बैठ के फॉर्म भरिए, लेकिन इसकी इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में एडमिशन कराइए ऑन माय गारंटी। ये सब गुरुजी के वजह से हुआ। हमने उसका इंटीरियर आर्किटेक्चर में एडमिशन कराया एंड 4 साल का कोर्स होता है। इसमें उसने शी पास्ड आउट लास्ट ईयर एंड हर साल जब उसके एग्जाम्स होते, गुरुजी की ब्लेसिंग साफ नजर आती कि गुरुजी की कृपा है। मेहनत तो ऑब्वियसली हमें खुद करनी पड़ती है, लेकिन गुरुजी की अगर कृपा रहे, उनकी ब्लेसिंग रहे, तो वो मेहनत तभी साकार होती है अगर उनका हाथ हो सके। तो शी पास्ड आउट लास्ट ईयर एंड उसके बाद अब वो जॉब कर रही है अगेन विद गुरुजी's ब्लेसिंग। जब मेरी बेटी 18 साल की हुई थी, ये तो उसके मैंने एडमिशन का बताया, तो अभी 18 साल हुए उसको 3 या 4 दिन हुए थे एंड उसके इनफैक्ट प्री बोर्ड्स चल रहे थे एंड एक प्री बोर्ड का एग्जाम देके वो मैं उसको स्कूल से वापस ही ला रही थी, वो मेरे साथ थी गाड़ी में एंड हमारा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मैं एक ट्रैफिक लाइट पे, मेरी ग्रीन लाइट थी, मैं यू टर्न कर रही थी एंड पीछे से कोई गाड़ी आई जिसने रेड लाइट जंप की एंड आके हमारी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी एंड इतनी ज्यादा जोर से टक्कर मारी कि जो आसपास के वहां पे लोग थे वो भी रुक गए सारे। यूजली कभी ऐसा कुछ होता है तो लोग साइड से निकल जाते हैं, किसी की मदद करने के लिए नहीं रुकते हैं, लेकिन वहां पे लोग स्पेशली रुक गए और उन्होंने आके हमें बोला कि आप पुलिस को फोन कीजिए। जो दूसरी गाड़ी थी जिसने आके टक्कर मारी उसको भी काफी नुकसान पहुंचा एंड लोगों ने आके हमें बोला कि आप पुलिस को अभी 100 डायल करके पुलिस को कंप्लेन कीजिए एंड हम यहाँ पे रुकते हैं आपके साथ। पुलिस आएगी तो हम उनको बताएंगे कि आप ग्रीन लाइट पे टर्न कर रहे थे एंड जो दूसरी कार थी उसने रेड लाइट पे आके जंप किया। अगेन ये गुरुजी की कृपा से हुआ, नहीं तो कोई आजकल किसी की मदद के लिए रुकता नहीं है। खैर पुलिस आई एंड जो भी उनको करनी थी कार्यवाही उन्होंने की। जो दूसरे जिस गाड़ी ने आके टक्कर मारी थी वो लोग झूठ बोल रहे थे कि उन्होंने रेड लाइट नहीं जंप की थी, हमने की थी, लेकिन गुरुजी ने हमारी मदद के लिए पहले से ही लोग भेज दिए थे जिन्होंने पुलिस को बताया कि वी वर नॉट एट फॉल्ट, द अदर कार वाज एट फॉल्ट एंड उन्हीं लोगों ने हमें बताया। कहते हमने जब ये एक्सीडेंट देखा और ये टक्कर देखी तो हमने सोचा कि आज तो कोई ऊपर पहुंच गया। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मुझे और मेरी बेटी को, हमें किसी को भी कोई खरोंच तक नहीं आई एंड उस साल पता नहीं कौन से ऐसे कष्ट आए थे मेरी बेटी पर कि उसके कम से कम 7, 8, 9 एक्सीडेंट हुए। वो जिस भी गाड़ी में बैठती, चाहे कभी वो ड्राइवर चला रहा होता, कभी मैं चला रही होती, कभी वो किसी और के साथ होती, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, बड़ी टक्कर होती, लेकिन ऐन मौके पे जहां वो बैठी होती गाड़ी थोड़ा सा टर्न कर जाती एंड थोड़ा आगे या पीछे टक्कर होती और उसको चोट नहीं लगती। कोई नॉर्मल जो अगर कोई नॉन संगत हो तो वो सोचे कि इतने एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, इतना बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद अपने आप एटीट्यूड चेंज हो जाता है। अपने आप थोड़ा सा समझ भी आने लगता है कि ये कोई बड़ा कष्ट है जो गुरुजी ऐसे थोड़े में काट रहे हैं
हर बार हुआ कि कष्ट गाड़ी पे डाल दिया गुरुजी ने और मेरी बेटी को कुछ चोट नहीं लगी। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना उसके लिए। ऐसे ही लाइफ आगे बढ़ती गई, तब तक और साल निकल गए। मेरे बेटे का जब कॉलेज में एडमिशन का टाइम आया तो अभी वो सेकंड ईयर में है, लॉ कर रहा है। अगेन गुरुजी की कृपा साफ नजर आ रही थी हर चीज में। 12th में उसका जो मार्क्स हैं, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसने मेहनत जितनी की, मार्क्स उसके काफी ज्यादा आए उससे। गुरुजी की कृपा थी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। गुरुजी की ही कृपा से उसका 2-3 अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन भी हो गया। सो वी कुड पिक एंड चूज कि उसको कहाँ जाना है, वो अपने मर्जी से अपना कॉलेज चूज कर सका। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना उसके लिए। और अभी मैं एक रिसेंटली अपने 2-3 सत्संग बताती हूँ। एक दिन मेरे बेटे को ऐसे ही शौक चढ़ा उसको गोल्ड की रिंग पहननी है। तो उसने आके मुझसे पूछा कि मम्मी आपके पास कोई गोल्ड की रिंग है, मेरा गोल्ड की रिंग पहनने का मन है। तो मेरे पास एक पड़ी हुई थी, गोल्ड का बैंड पड़ा हुआ था, प्लेन बैंड, तो मैंने उसको दिया पहनने के लिए। एंड उसने अच्छी तरह से वो पहन के भी देखा, हाथ अपनी फिंगर में उसको फिट आ रहा था, न वो लूज था न टाइट था। एंड वो पहन के चला गया। शाम को वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया मिलने, फ्रेंड्स से मिल के आया, वो बाहर होके आया। जब वापस आया उसने आके मुझे रात को ये चीज बताई। कहता कि मम्मी वो गोल्ड की रिंग कहीं गिर गई, मुझे नहीं पता कहाँ, वो मेरे बस फिंगर से स्लिप आउट कर गई एंड गुम हो गई। अब वो उस दिन बाहर भी गया था मिलने अपने फ्रेंड से, तो कहाँ गिर गई रिंग हमें पता नहीं लग सकता था। हमने घर में ढूंढी, थोड़ा सा नीचे भी जाके देखी, कहीं नहीं मिली। कोई बात नहीं, हम चुप करके बैठ गए कि ठीक है, कोई नुकसान होना था, हो गया। एक दिन पूरा निकल गया इस बात को, रिंग तो खैर नहीं मिलनी थी, नहीं मिली। उसके अगले दिन दोपहर में सडनली मैं बाथरूम में नजर पड़ी कि बाथरूम में जो शावर का एरिया है, उसके बिल्कुल बीचों बीच मैंने देखा कुछ चमक रहा है। तो दूर से मुझे लगा कि शायद कोई रैपर है। पास गई, जाके मैंने देखा तो वो वही गोल्ड की रिंग थी। अब एक पूरा दिन, अगला आधा दिन भी, कितने लोग गए होंगे उस बाथरूम में, और वो रिंग बिल्कुल शावर एरिया के बीचों बीच पड़ी थी। ऐसे भी नहीं कि कहीं कोने में पड़ी थी कि किसी की नजर ना पड़ी हो। वो रिंग हमें वापस मिल गई। तो क्यों वो एक नुकसान जो हम सोच के बैठे थे चलो हो गया, गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट था जो कटवा दिया छोटे में, पर वो भी रिंग हमें वापस मिल गई। ऑब्वियसली वो गुरुजी की कृपा से हमें वापस मिली। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना पता है ये गुरुजी ने किया। और मैंने इतना ही समझा है कि कभी अगर कोई कष्ट आता है तो वो जरूर उससे कोई बहुत बड़ा कष्ट होना था जो गुरुजी छोटा कर देते हैं। और कभी ये गुरुजी की कृपा, गुरुजी की बख्शिश कि वो कोई कष्ट हमारा आता है तो उसको बिल्कुल ही काट देते हैं। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना हमें अपनी शरण में लेने के लिए, हमारे कर्म काटने के लिए, हमारे कष्ट काटने के लिए। गुरुजी कहते हैं 90% तुम्हारे कष्ट तो मैं काट देता हूँ, 10% तो तुम्हें भुगतने ही पड़ेंगे। वो शायद इसलिए कि हम बेहतर इंसान बने, हम समझ सकें कि कुछ बुरा करना बहुत आसान है, लेकिन वो बुरे का कॉन्सिक्वेंस जब सहना पड़ता है तो बहुत मुश्किल लगता है। अगर 10% सहना ही हमें इतना मुश्किल लगता है, तो कभी अगर पूरा 100% सहना पड़ जाएगा तो वो तो हमारे बस की बात होगी नहीं। मेरी गुरुजी से इतनी कृपा, इतनी प्रार्थना है कि गुरुजी हमें ये समझ देते रहें, हम आगे भी याद रखें, हम बेहतर इंसान बन सकें। आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स हम लेते रहें, लेकिन साथ ही आपकी रजा में राजी रहना भी सीख सकें। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत बनाने के लिए और अपनी संगत बनाए रखने के लिए। शुक्राना गुरुजी, जय गुरु।